बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर मुमताज़ है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, आज हम बात करेंगे मैदे मैदे के बढ़ते हुए मसाइल के बारे में। हमारे पास बहुत ज़्यादा मरीज़ ऐसे आ रहे हैं जिनको मैदे की तेज़ाबियत का बहुत पुराना मसला है और कई दफ़ा इलाज लेने के बावजूद उनको ख़ास अफाका नहीं हुआ। देखें, इस सारे मसले को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना हमारी खुराक की नाली में से गुजरता है, फिर यहाँ से होके खाना हमारे मैदे में जाता है, उसके बाद फिर आगे छोटी आंत और बड़ी आंत है। अब इस सारे रास्ते में कहीं पे भी अगर सोजिश होगी, कहीं पे कोई अल्सर होगा, जख्म वगैरह होंगे, तो उसकी वजह से आपको मैदे की सारी मुख्तलिफ अलामात का सामना करना पड़ सकता है। अब मैदे की अलामात हैं क्या क्या? सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्ट इसकी अलामात होती हैं और कुछ इनडायरेक्ट होती हैं। इनडायरेक्ट ऐसी अलामात हैं जो मैदे और जो खुराक की नाली से या मैदे से ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन होता इसी की तेजाबियत की वजह से वो अलामात आ रही होती हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो मसला हमें आता है वो है हमें खुराक की नाली में या मैदे वाली जगह पे जलन। मरीज अक्सर हमें कहता है कि हार्ट बर्न, इसे हम हार्ट बर्न कहते हैं। सो होता क्या है कि मरीज कहता है खाना खाने के फौरन बाद हमें पूरी की पूरी ऐसे पूरे की पूरी छाती में या पेट में दरमियानी और ऊपर वाले हिस्से में शदीद जलन की कैफियत उनको महसूस होती है। और ये अक्सर खाली पेट भी हो सकती है या खाने के बाद भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये खाने के बाद नोट किया गया है इसको। दूसरा मसला ये हो सकता है कि मरीज कहता है कि जैसे हम खाना खाते हैं हमारा खाना सारा मुंह को वापस आ जाता है, ऐसे डकार आना, मुंह में कड़वा पानी आना, और जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद सारे का सारा उनको या तो उनके मुंह में आ जाता है या उनको कैफियत रहती है कि बार बार उनकी खाना मुंह की तरफ वापस आ रहा है। इस तरह की मिक्स कैफियत उनको महसूस होती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि खाना अगर लंबे अरसे के लिए तेजाबियत का मसला रहा हो तो उसके बाद क्या होता है कि आपको खाना फौरन निकलने के बाद आपको उसके फंसने का एहसास होता है, जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। होता क्या है कि खाना खाने के बाद यहाँ उनको छाती में ऊपर वाले हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में ऐसा लगेगा खाना यहाँ फंस गया है, आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा। सो ये कैफियत उनको महसूस होती हैं। पहली अलामत है हार्ट बर्न, दूसरी है रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, और तीसरी है डिस्फेजिया, मतलब जो जिनको मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद दूसरी अलामत ऐसी हैं जो होती तेजाबियत की वजह से ही है मैदे के, लेकिन वो उसमें उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कफ विद वीज। लाइक मरीजों को, अक्सर मरीज हमारे पास तेजाबियत के मसले के साथ नहीं भी आएंगे, लेकिन उनको तेजाबियत की वजह से खांसी और उसके साथ छाती में से सीटी की आवाज आएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक दमे के पेशेंट, दमे का जो मरीज होता है उसकी छाती में से भी सीटी की आवाज आती है, और लेकिन वो होता उनको दमा नहीं है, और समटाइम्स वो गलत तशखीस होकर वो गलत दवाइयां ले रहे होते हैं और उसके बावजूद उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता। पहला क्या है कि खांसी और छाती में सीटी की आवाज आना। दूसरा, आवाज का भारीपन, जिसे कहते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। होता क्या है कि लंबे अरसे की अगर तेजाबियत चलती रहे तो आपके जो गला है इसमें जो आपकी आवाज है इसमें भारी हो जाएगी। तीसरा है आपको परसिस्टेंट का, क्या कहते हैं उसको, बार बार गला खराब होना, इसे कहते हैं सोर थ्रोट। मतलब तेजाबियत की वजह से वो लोगों को ऐसे महसूस होता है जैसे उनके गले में इन्फेक्शन हो गया या कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन होता वो उसी तेजाब की वजह से जो उनके गले की तरफ वापस आता है, मुंह की तरफ, उसकी वजह से गले में सोजिश हो जाती है और उनको दर्द या चुभन की कैफियत महसूस होती है। इसके अलावा मरीज हाँ, चेस्ट पेन या छाती में दर्द। होता क्या है कि समटाइम्स आपको इसी तेजाबियत की वजह से शदीद किस्म का बाएं तरफ या दरमियान में या दाएं तरफ दर्द होता है, लेकिन मरीज उसको अक्सर इतना शिद्दत का होता है दर्द ये कि मरीज उसको अक्सर दिल का दर्द या फेफड़ों की वजह से समझ के उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, और समटाइम मिसडायग्नोज भी होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि पूरे के पूरे उनके टेस्ट करवा लिए जाते हैं लेकिन दिल का मसला नहीं निकलता है, लेकिन उनको मरीज फिर भी कहता है जी मुझे दिल का मसला चल रहा है। सो ये सारी अलामत है। उसके अलावा और अलामत ये हैं कि दांत आपके जो है ना इनकी खराब हो जाते हैं। अगर अगर लंबे अरसे की तेजाबियत रहेगी तो दांतों के कलर चेंज हो जाएगा या दांत भरना शुरू हो जाएंगे। इसके ऊपर वो जो होती है ना एक एनेमल, एक कवरिंग होती है दांतों के ऊपर, तो उसमें वो वक्त के साथ साथ खराब हो जाती है। अब इसको, उसके साथ कुछ मरीज उल्टी या मतली की कैफियत का भी अक्सर कंप्लेन करते हैं। अच्छा, इसको अब इसके टेस्ट क्या क्या है इसको अच्छा, इसकी तशखीस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले मरीजों से कहता हूँ कि आप ना एक इन्फेक्शन होता है जो मैदे का होता है, उसे हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन इसको दो तरह से चेक किया जा सकता है। एक इसका पखाने में टेस्ट किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन, या इसको खून में चेक किया जा सकता है, एच पाइलोरी सीरोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले तो उसको वो करवाना जरूरी है।
ताकि पता लगे अगर ये वाला इन्फेक्शन है तो इसका 2 हफ्ते का कोर्स होता है, वो दे के फिर इस बीमारी से जान छुड़ा ली जाए, तो ऐसा ऐसा फिर अलामत खत्म हो जाती हैं। दूसरा, मैं हर मरीज से कहता हूँ कि अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। अल्ट्रासाउंड पेट का उसलिए जरूरी है कि भाई जो आपका पित्ता है, पित्ते में अगर पथरी होगी या पित्ते में सोजिश होगी या लोबलोबा जो आपका है उसकी सोजिश या उसमें पथरी होगी, तो वो भी आपको वही अलामत देगा जो मैदे के तेजाबियत की अलामत होती हैं। उसमें भी आपको दाएं तरफ दर्द हो सकता है, या लोबलोबे की सोजिश में क्या होता है कि उसी जगह मैदे वाली जगह दर्द होगा जो पीछे कमर की तरफ जा रहा होगा, उसके साथ उल्टी या क्या कहते हैं दिल का खराब होना, ये अक्सर कॉमन है उसके साथ। सो एक अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा कोई एडवांस टेस्ट होते हैं जो आम लोगों को तो समझ नहीं आएंगे, लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या हमारे डॉक्टर हजरात हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है, मैं मेंशन कर देता हूँ। एक होता है इसोफेजियल मैनोमेट्री। उसमें ये जरूरी करवाना होता है कि जिन लोगों को लंबे अरसे के लिए ये प्रॉब्लम होता है, तो उसके टेस्ट से पता चलता है कि जो आपकी आपकी जो खुराक की नाली है ये आगे की तरफ खाने को मूव कर भी रही है कि नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं कि वो आगे चला ही ना रही है खाने को, तो वो जरूरी है उसकी मोटिलिटी को देखने के लिए। एक टेस्ट होता है 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग ऑफ इसोफेगस, जो खुराक की नाली के अंदर पीएच मॉनिटरिंग करते हैं, तो उससे आइडिया हो सकता है हमें तेजाबियत के बारे में। और फिर कुछ कंट्रास्ट स्टडीज हैं जो खुराक की नाली और मैदे की जा सकती हैं। सो ये बेसिकली थोड़ी एडवांस लेवल है, ये डॉक्टर्स के लिए, ये आम पब्लिक को तो समझ नहीं आएगा इस चीज का। खैर, अब तीसरी चले, अब ये तो हो गया, अब है इलाज कैसे किया जाए। देखिए, इलाज के लिए दो तरीके हैं, दो तरीके हैं और दोनों पे अमल करना पड़ेगा। एक है अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो खाना पीना उठना बैठना है सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो मैं तफसील से बता देता हूँ। दूसरा दवाई है। अगर आप दवाई लेंगे और लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो फिर भी मसला है। और अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और वक्ती तौर पे दवाई नहीं लेते, तो हो सकता है उसमें आराम तो आ जाए, लेकिन अगर अंडरलाइन को पीछे कोई बीमारी चल रही है और वो परसिस्ट करेगी, वो रहेगी, तो उसका तो मुश्किल हो जाएगा। सो दोनों को आपने जरूर करना है इसको। सबसे पहले क्या है, लाइफस्टाइल चेंज में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने, अगर कोई सी बंदे का वजन ज्यादा है, तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी के ऊपर अर्जेंटली इमरजेंसी में इसका वजन कम करे। जिस तरीके से मर्जी करो, वॉक करो, जो भी करो, वजन कम करना बहुत जरूरी है, वरना ये आपका मसला जो है ना परसिस्टेंट रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। मैं हर वजह से कहता हूँ कि यार देखें, अपनी जिंदगी में आपके 24 घंटे हैं, आपकी जिंदगी में डेली लाइफ में। 23 घंटे और 30 मिनट आप आराम से रेस्ट कर लो, जो भी आपने काम करना है अपने काम करो, लेकिन बाकी 30 मिनट अपने आप को जरूर दें। 30 से 45 मिनट रोजाना वॉक करें। और ये जो अक्सर मुझे कहते हैं जी मैं तो सुबह से शाम तक काम करता हूँ, नहीं, जो घर के काम आ जाए वो वॉक में शामिल नहीं होते। बेसिकली आपने सेपरेट अपने लिए 30 से 45 मिनट जरूर निकालने हैं, ताकि आपको इसका मतलब उसका बेनिफिट हो सके, आपको फायदा हो सके इसका। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आपने एक्सरसाइज हो गई। हाँ, आपने ये करना है कि उसके अलावा आपने जो क्या कहते हैं खुराक, डाइटरी, तीसरा पॉइंट है डाइटरी चेंजेस, जो आपने खुराक में चेंजेस लानी है। जितनी भी तेजाबियत वाली खुराकें हैं वो हर बंदे को तकरीबन पता है, लेकिन वो बस उसको डिनाई करता है, वो मानना नहीं चाहता। कैसे? जैसे सुरख और सब्ज मिर्च है, इसको बिल्कुल छोड़ दें, इसकी जगह काली मिर्च या शिमला मिर्च इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे चाय को मुकम्मल छोड़ दें, या अगर दिल भी करता है, उसके जुबान का चस्का है भी सही, तो छोटा सा कप एक टाइम किसी टाइम इस्तेमाल करना, खाली पेट ना पिए इसको। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये चाय है ना, ये तो हमारी कौम को फिट हो गई है। मतलब इसमें दूध में आप जब ये पत्ती डाल दो तो ये तेजाबियत वाला एक चीज बन जाती है और तेजाबियत करती है। दूध जो है वो तेजाबियत के खिलाफ आपको फायदा देता है, और ये जो है तेजाबियत करती है। तो बेसिक लोग जितनी अच्छे 6-7 कप चाय पीते हैं और उसके बाद कहते हैं जी हमारे मैदे में जलन होगी, तो वो डेफिनेटली होगी। तो चाय को इसको अवॉइड करें। उसके अलावा आपने करना यह है कि देखिए, खाना जो आपने खाना है ना, वो मैं ये कहता हूँ कि आप 2 टाइम खाना खाएं। ठीक है, ये 3 टाइम खाने वाला कोई सेंस नहीं बनती है, जबरदस्ती लोगों ने अपने ऊपर मुसलत किया हुआ है, और इसलिए वो ठीक भी नहीं हो रहे। 2 टाइम खाना खाएं, एक सुबह नाश्ता करें, एक शाम की 5-6 बजे एक डिनर कर लें। दरमियान में अगर कोई लेना है, कोई सैलेड ले लें या कोई लाइट सी कुछ चीज खा लें। और बेहतर तो यह है कि आप दिन में बार बार थोड़ा थोड़ा खा लें, बनिस्बत इसके कि आप बड़ा खाना 3 दफा या 4 दफा खाएं। बड़ा खाना खाते हैं, पेट सूज जाता है, ऊपर से लोग पानी पी लेते हैं, फिर लेट जाते हैं, तो ना उनसे हिला जाता है ना चला जाता है, फिर वो मैदे के मसाइल कैसे ना होंगे। मैदे सारा टाइम खुला रहता है और उसमें हवा भरी जाती है कि पानी, मतलब उसके इसलिए सारे मसाइल हमारे ज्यादा खाना खाने की वजह से ही है। खाना थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके खाएं ना, मतलब उसको 2 टाइम भी खाएं और पोर्शन भी कंट्रोल करें, ये नहीं कि पेट भर गया आप बिल्कुल लेट जाए। उसके अलावा आपने ये करना है कि खाना खाने के फौरन बाद, मैं कहता हूँ कि कुछ और चीजें जिसे हम लाइफ स्टाइल चेंजेस कहते हैं, खाना खाने के फौरन बाद 2 से 3 घंटे बिल्कुल लेटना नहीं है आपने। ठीक है, चलते फिरते रहो या बैठे रहो, लेटना बिल्कुल भी नहीं है। खाना खाने के फौरन बाद पानी भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, इससे भी आपको तेजाबियत के मसाइल ज्यादा होंगे।
देखिए, आप ये सारी की सारी लाइफ में अगर चेंजेस लाएँगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, उसके बाद आप खाना ओवर ईटिंग खाना खा भी लेते हैं, ज़्यादा भी खा लेते हैं तो बिल्कुल आगे झुक के या ऐसे बिल्कुल मुड़ के ना बैठें ताकि उससे मैदे के प्रेशर आता है वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। और ये जो आपकी है ना पेप्सी, कोक इस तरह की जो ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनसे जान छुड़ाएँ प्लीज़। इसकी जगह को फ्रेश जूस बना लिया करें और ये चीज़ें इस्तेमाल करें। ये कार्बोनिक जितने भी ड्रिंक्स हैं ये सारे के सारे तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा करती हैं। बाहर समोसे, पकोड़े, पापड़ वगैरह ये सारे बच्चों को भी दूर रखें और खुद भी इससे अवॉइड करें। देखिए, ये सारा कुछ करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब आपने ये सब कुछ कर लिया, फिर अगला काम आता है मेडिसिन्स पे। अब दवाई जो है डेफिनेटली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो उसमें सबसे कुछ मैदे वाले कैप्सूल जिन्हें आप मरीज मैदे वाले कैप्सूल के नाम से जानता है। पीपीआईज़ होते हैं, पी कैप्स होते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं और हाँ, कुछ प्रोकाइनेटिक्स होते हैं जैसे लेवोप्रेड वगैरह और कुछ एंटासिड ये सिरप मैदे वाले सिरप जो होते हैं गेविस्कान और ये चीजें होगी। तो बहुत और अगर इस दवाई से भी फर्क नहीं पड़ता तो फिर उसके बाद एडवांस टेस्ट में हम कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं मरीज की हम एंडोस्कोपी कर लेते हैं, कैमरा डाल के हम सारा देखते हैं कि भाई लाइफस्टाइल भी चेंज कर लिया, दवाई से भी फर्क नहीं पड़ा तो फिर एंडोस्कोपी करते हैं कि कहीं अल्लाह माफ करे को परमानेंट ऐसा अल्सर तो नहीं बन गया जिसको मसला हो गया हो। अब मैदे का जो अल्सर होता है ना उसका निशानी ये होती है कि जब आप खाना खाते हैं तो उसमें दर्द होता है, जबकि आगे आंत छोटी आंत का अल्सर है उसमें क्या होता है खाना खाने से वक्त उसको आराम मिलता है लेकिन 4-5 घंटे के बाद दर्द होगा। तो ये 1-2 निशानियां हैं। तो फिर बाद में एंडोस्कोपी की जा सकती है, एंडोस्कोपी करके हम ये देख लेते हैं कि इसमें कोई अल्सर है या कोई बड़ा जख्म या कोई किस लेवल का डैमेज है और उसको फर्दर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये बेसिकली सीधा पॉइंट्स थे जो डिस्कस करना बहुत जरूरी थे, जो आजकल हमारे पब्लिक को बहुत ज्यादा इसका सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, होप आप लोगों को इससे मदद मिली होगी और थैंक यू सो मच।